नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मौर्य काल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं मौर्यकालीन समाज के बारे में और हम अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखेंगे कि आखिर जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उससे रिलेटेड जो प्रमुख बातें होंगी उनको हम आपको बताएंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें कई सारे जो आपको जिक्र मिलेगा और परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते रहे उनका भी हम जिक्र आपसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो के बाद हम देखेंगे कि मौर्य काल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम तुरंत बात करेंगे मौर्योत्तर काल की, और वो काल होगा उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शुंग वंश की, फिर कर्ण वंश की, फिर सातवाहन वंश की। बिल्कुल सीरियल से चलेंगे और सब चीज़ों को साथ में देखते हुए चलेंगे। तो जो कह सकते हैं कि इसके बाद में जो काल आएगा वो होगा, काल क्या कहेंगे, जो उसके बाद में जो शासक या कहें जो वंश आएगा हम बात करेंगे शुंग वंश की। तो आइए देखते हैं, मौर्यकालीन समाज की बात करेंगे तो समाज में देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था थी, अर्थात समाज जो था वो वर्णों में विभक्त था। 4 वर्ण उसी तरीके से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसमें बात ये कही गई कि इसमें शूद्रों को भी आर्य माना गया और उनके लिए भी शूद्र, आर्य शूद्र शब्द का जिक्र हमें मिलता है। किसमें देखेंगे तो अर्थशास्त्र में मिलता है। और इसमें यह भी बात कही गई है कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात इसमें शूद्रों को भी दास नहीं बनाया जा सकता, ऐसी बात अर्थशास्त्र में कही गई। लेकिन इसमें एक बात कही गई, इसमें एक शब्द मिलता है म्लेच्छ। म्लेच्छ शब्द का जो जिक्र मिला है इसमें आठविक जातियां बताई गई हैं, आठविक जनजातियां, अर्थात जो वनों में रहने वाली जातियों के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है वो म्लेच्छ शब्द का प्रयुक्त इसमें हुआ है। और इनको समाज से थोड़ा बाहर समझा भी जाता रहा है। और ये जंगलों में रहती थी और अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें जिक्र किया गया और इन आठविक जनजातियों को उसने चेतावनी भी जारी की, क्योंकि ये छुटपुट हमले वगैरह ये सब चीजें वगैरह ये सब करते रहते थे। तो ये जिक्र मिलेगा तो आपसे पूछा जाए कि मौर्यकालीन समाज में या अर्थशास्त्र में जो जिक्र म्लेच्छ मिलता है वो कौन है, वो वनों में रहने वाली जातियां हैं, याद रखिएगा। मेगास्थनीज द्वारा समाज का सब वर्गीकरण भी मिलता है। हमने बताया था कि मेगास्थनीज इस काल में आया था तो उसमें उसका जिक्र भी मिलता है। तो उसमें जो 7 जातियों का उसने जिक्र किया है उसमें आइए हम देखते हैं कि जो 7 जातियां उसमें बताई गई हैं कौन कौन सी बताई गई हैं। तो सबसे पहले बात की गई है दार्शनिक की। दार्शनिक की बात की गई तो दार्शनिक को 2 भागों में विभाजित किया गया। दार्शनिक में 2 लोग थे, एक थे ब्राह्मण, दूसरे थे सारामेन। ब्राह्मण ब्राह्मण और सारामेन श्रमण थे। ये दोनों की अगर हम बात करेंगे तो ये जो ब्राह्मण थे वो धार्मिक अनुष्ठान, पुरोहित वगैरह ये सब बनते थे, और दूसरे जो थे वो आयुर्वेद में कुशल थे, वो थोड़ा जंगल वगैरह में थोड़ा बहुत रहते हुए थे। तो इनको बोला गया दार्शनिक। पूरे सप्त जो हम बात कर रहे हैं सप्तवर्गीय समाज की जो बात कर रहे हैं इसमें दार्शनिकों को कुछ विशेषाधिकार थे। उनको अधिकार ऐसे थे कि वो एक यही ऐसे थे जो अपने वर्ग से बाहर विवाह कर सकते थे, और कोई अपने वर्ग के बाहर विवाह नहीं कर सकता था। सिर्फ दार्शनिक ही अपने वर्ग के बाहर विवाह कर सकते थे और उनको अपना व्यवसाय बदलने की भी छूट थी। वो अपना व्यवसाय बदल सकते थे, लेकिन पहले लोग, बाकी लोग अपना व्यवसाय नहीं बदल सकते थे। इसमें दार्शनिक का और काम क्या था? दार्शनिक का काम था कि मौसम की भविष्यवाणी वगैरह करते थे। जैसे कहते हैं कि आज बारिश होगी, कल ऐसा रहेगा, परसों ऐसा रहेगा, या आने वाले समय में ये चीज़ें होंगी। लेकिन इनके ऊपर भी कई सारे प्रतिबंध लगे हुए थे कि मान लीजिए जैसे आपने भविष्यवाणी की कि 1 हफ्ते बाद बारिश होगी, बारिश नहीं हुई। दोबारा फिर भविष्यवाणी की, 1 हफ्ते बाद फिर बारिश होगी, या इतने दिनों बाद बारिश होगी। लगातार 3 बार भविष्यवाणी आपने की और तीनों बार गलत निकल गई तो आपके ऊपर क्या किया जाता था? जुर्माना लगाया था। जुर्माना क्या था कि आप जीवन भर मौन रहेंगे, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अर्थात उनके जो लोग भविष्यवाणी करते थे उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए जाते थे 3 बार गलत भविष्यवाणी करने पर। अगर जो उन्होंने मौसम की 3 बार, 1 बार करते थे तो उनकी कह सकते थे निंदा वगैरह की जाती थी, 2 बार में निंदा होती, तीसरी बार में प्रतिबंध लगा दिया जाता था कि आप जिंदगी भर मौन रहेंगे। ये बातें इसमें की गई। ये एक बार मैंने देखा है कि इसमें जिक्र मिलता है कि आखिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगास्थनीज के सप्तवर्गीय समाज में किसको अपने वर्ग से बाहर विवाह करने की अनुमति थी, जिनमें कृषक, सैनिक, कारीगर, निरीक्षक, सभासद, दार्शनिक ये सब थे ऑप्शन में। जैसे तो उसमें से एक जो शब्द का जिक्र मिला वो दार्शनिक है। दार्शनिक अपने वर्ग से बाहर विवाह कर सकते थे। बाकी कृषक है, सैनिक है, कारीगर, शिल्पी और व्यापारी हैं, निरीक्षक है, सभासद है, पशुपालन या पशुपालक तथा शिकारी, इनको अहिर भी कहते थे। ये सब इतने 7 वर्गीय समाज विभाजित था। तो इनको याद रखिएगा, ये 7 वर्गीय समाज है। लेकिन इस सप्तवर्गीय समाज में कुछ खामियां भी नजर आती हैं। इन सप्तवर्गीय समाज में हम बात करेंगे तो इनमें देखेंगे तो कृषक, कारीगर और व्यापारी, कृषक, कारीगर और व्यापारी जो हैं, व्यापारी या शिल्पी जो हैं, ये सैनिक कर्तव्यों से मुक्त थे। इनको सैनिक कर्तव्य वगैरह इनको नहीं दिए गए थे, सैनिकों का काम ये नहीं कर सकते थे। वैसे होता नहीं कि जब आपातकाल की स्थिति बने तो सबको सैनिक सेवा देनी रहेगी, लेकिन ये जो थे ये सैनिक कर्तव्यों से मुक्त थे। लेकिन इस विभाजन में कुछ बातें निकल कर ये आती कि जो ये
विभाजन है ये सामाजिक विभाजन ना होकर के एक कह सकते हैं कैसा है, ये व्यावसायिक विभाजन है, क्योंकि कृषक का अपना काम है, सैनिक का अपना काम है, दार्शनिक का अपना काम है और पशुपालन शिकारी का अलग काम है। ये समाज की कह सकते हैं कि जातियों का डिवीजन ना होकर के एक तरीके से व्यावसायिक डिवीजन था, जो मिस्र के जो सप्तवर्गीय समाज है या मिस्र का जो सप्तवर्गीय मॉडल है जो हेरोडोटस ने दिया था उस पर आधारित है। अर्थात इनसे पहले हेरोडोटस ने मिस्र के सप्तवर्गीय मॉडल दे रखा था, उस पर आधारित इसको बताया जाता है। और मैं बता दूं कि हेरोडोटस इतिहास का पिता बोलते थे, लेकिन इनका जो योगदान है इतिहास के साथ साथ भूगोल में भी समान योगदान है। इन्होंने ही मिस्र को नील नदी का वरदान शब्द का जिक्र इन्होंने किया था और नील नदी का डेल्टा की खोज भी इन्होंने ही की थी। तो मिस्र में देखेंगे तो सप्तवर्गीय मॉडल पर आधारित ये मेगास्थनीज का ये सप्तवर्गीय समाज का इन्होंने डिवीजन किया है। इस काल में विवाह की बात करेंगे तो लड़के की उम्र 16 वर्ष, लड़की की 12 वर्ष उम्र डिसाइड की गई है। तलाक की व्यवस्था थी। तलाक की व्यवस्था की बात करेंगे तो तलाक होने के बाद में शब्द को बोला गया कि मोक्ष कहा गया है, अर्थात याद रखिएगा तलाक के लिए मोक्ष की बात की गई है, तो इसको याद रखिएगा। और अब बात आती है कि इस काल में पर्दा प्रथा थी कि नहीं थी, तो उसके लिए भी उसमें जिक्र मिलता है कि स्त्रियों के लिए असूर्य पश्या अर्थात सूर्य को न देखने वाली ये शब्द का जिक्र मिला है और अनिष्कासनी शब्द का जिक्र मिला है। अनिष्कासनी का मतलब है जो घर के बाहर ना निकले, उसको अनिष्कासनी शब्द का जिक्र मिला है। तो इनसे शब्दों को जिक्र से असूर्य पश्या और अनिष्कासनी शब्द के जिक्र से लगता है कि उस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। वैसे इस काल में जो आए विदेशी यात्री उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है कि पर्दा प्रथा वगैरह का जिक्र नहीं किया। तो ये हो गई बातें, तो इनको याद रखिएगा। इसमें विवाह विच्छेद को लेकर भी कई सारे नियम वगैरह बताए गए हैं कि पुरुष विदेश में रहता है तब कितने वर्ष पढ़ाई करने के लिए गया है तो 10 से 12 वर्ष की प्रतीक्षा कीजिए, आपके रहने की या खाने पीने की व्यवस्था या जीवन यापन की व्यवस्था करके गया है तो 2 वर्ष की प्रतीक्षा कीजिए। ऐसी बातें कहेंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसका जिक्र हम इसमें कर नहीं रहे हैं। आइए देखेंगे और मनोरंजन की बात करेंगे तो मनोरंजन में जब हम देखते हैं तो कई सारे जिक्र मिलता है। मनोरंजन के कई साधन थे, उनके लिए अलग अलग शब्दों का जिक्र मिला है, जिनमें एक शब्द मिलता है वाट। वाट का जिक्र जो किया गया है वो प्राणी उद्यान के लिए किया गया है, जो चिड़ियाघर वगैरह होते हैं उनके लिए वाट शब्द का जिक्र किया गया। सौभिक जो था वो मदारी था, कुहक जो था वो जादूगर था, प्लवक जो थे वो रस्सी पर नाचने वाले लोग हुआ करते थे, उनका जिक्र मिला है। प्लवक, कुहक, सौभिक, वाट, इन सबका जिक्र मिलता है, इनको याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है, याद रखिएगा। इसमें इसकी रचना चाणक्य या विष्णुगुप्त, इनका जन्म कहते हैं तक्षशिला में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तक्षशिला में हुआ था, याद रखिएगा। जन्म कहाँ? तक्षशिला में। और इस पुस्तक की और उनके अन्य नाम भी बात कर लें, चाणक्य या विष्णुगुप्त के अन्य नाम मिलते हैं जिनमें वात्यायन का मिलता है, द्विजर्भस मिलता है, कई सारे नामों का जिक्र इसमें मिलता है। जैसे देखिए वात्यायन, द्विजर्भस, कुटल, भारत का मैकियावेली, ये सब नाम का जिक्र मिलता है। और जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है, याद रखिएगा। जो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस है उसकी तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है, इसको याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र जो है वो इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है, गद्य और पद दोनों में लिखी गई है। इसका शुरुआत में इसको देखें तो ओम चिन्ह से इसकी शुरुआत होती है और इसमें 6000 श्लोक हैं, 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरणों का जिक्र किया गया। उसी का एक्सटेंशन के लिए पैराग्राफ वगैरह तोड़ते हैं उसी तरीके से में। अधिकरण 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो 3 है। शुरुआत हम 3 का जिक्र करेंगे। पहले अधिकरण में राजस्व प्रशासन की बात की गई है, दूसरे में नागरिक प्रशासन की बात की गई है, तीसरे में धर्मस्थी न्यायालय, चौथे में कंटक शोधन की। तो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन छठा इंपॉर्टेंट है। छठे अधिकरण में बात की गई है सप्तांग सिद्धांत की। सप्तांग सिद्धांत की बात इसमें की गई है, तो याद रखिएगा सप्तांग सिद्धांत किस अधिकरण में है? तो छठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत की बात की गई। इससे पहले मैंने सप्तांग सिद्धांत की बात मैं कर चुका हूं, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। जो मैंने इस पे पहले वीडियो बनाई थी मौर्य प्रशासन में, उसमें मैंने उसका जिक्र किया था सप्तांग सिद्धांत के बारे में। तो ये रही बातें जो मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताई हैं, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी परीक्षाओं में कुछ खास प्रश्न आते नहीं हैं, जितने आते हैं लगभग प्रश्न मैंने आपको, अगर जो आप इसका नोट्स बना रहे होंगे मौर्य प्रशासन का आपने, और उसके बाद में जो मैंने बताया सामाजिक व्यवस्था का, और उससे पहले का जो मैंने बिंदुसार हो गया, या मैंने बात करूं तो अशोक का जो आपने वीडियो बनाया, वीडियो के जो नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो उसके अगर जो आपने नोट्स को जो आप देखेंगे तो आपको लगभग चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहता हूँ हो सकता है 1-2 फैक्ट छूट गए हों, तो आप लोग जो भी चैप्टर लिखा कीजिए उसके नीचे एक आधा पेज या 1 पेज छोड़ दिया कीजिए, आपको नए फैक्ट जो मिले उनको वहीं पर नोट कर लिया कीजिए, ताकि आपको कहीं और नोट करना पड़े, उसके नीचे रहेगा तो आपको
आसानी होगी पढ़ने में भी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो बात करेंगे शुंग वंश की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।